जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसी के क्रम में एक और मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हूं। 20 प्रश्न लेके आया हूं जीके के, और ये जो प्रश्न है बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न है। और आपके आने वाले जो जीडी का एग्ज़ाम है, या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आप देंगे, या सीएचएसएल का एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें सब में ये किफ़ायती होंगे। तो ऐसी कामना के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब प्रश्नों के उत्तर कमेंट में लिखते हैं तो उन उत्तरों को पूरा लिखा करिए, शॉर्ट में मत लिखिए, ताकि और कोई भी उन कमेंट को पढ़े तो उसको प्रश्न भली भांति समझ में आ जाए। और ठीक है दोस्तों, जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न हो आप उनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डॉट 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 किससे जोड़ा गया है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो हमारी ओजोन परत को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। दोस्तों, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो कौन से उससे होती है, केमिकल से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। CFC इसको कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। दोस्तों, मैं बात करूं ओजोन के बारे में, तो आपको याद रखना है कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की समताप मंडल जो परत है, इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत का काम क्या होता है दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक UV रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, इनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, ओजोन परत के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बताऊं। जो ओजोन परत है इसको डैमेज होने से बचाने के लिए, इसको डिप्लीट होने से बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था। और इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है ओजोन संरक्षण के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि हर साल ओजोन डे कब होता है, दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखना। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ओजोन परत है ना, ये इसकी मोटाई कितनी होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन परत की मोटाई है वो है 3 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। ये आप याद रखना। और जो ओजोन परत है इसकी मोटाई मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप होता है, और इसका सूत्र होता है O3। याद रखना, ये एकमात्र ऐसी गैस है जो 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो आप याद रखिएगा, O3 इसका फॉर्मूला है। और जो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक में भी सबसे मुख्य घटक किसका है, वो ओजोन परत का होता है। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला केमिकल कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, दोस्तों भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या है 8। इसमें मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, और कथकली भी है। लेकिन भांगड़ा, दोस्तों भांगड़ा इज़ नॉट क्लासिकल डांस। ये जो है ये फोक डांस है, और भांगड़ा पंजाब का फोक डांस है। ये शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से 8 क्लासिकल डांस है। एक स्लाइड में देख सकते हैं कि भारत में जो क्लासिकल डांस है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है, इसने 8 डांस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है, जिसमें भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में किया जाता है। भारत का सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। कथकली है जो केरल का है आपका। ये देखो मुखौटा लगा होता है इसमें, मुखौटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का एक गाँव है कुचिपुड़ी, और इसी गाँव के नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। उड़ीसा से जो क्लासिकल डांस निकला उसका नाम है ओडिसी। और भी नीचे है देखो, मोहिनीअट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। ये आपका कथक यूपी का, और वेस्टर्न इंडिया सतरिया जो शंकर देव ने स्टार्ट किया था, असम में किया जाता है। और थर्ड मतलब लास्ट है आपका, तो लास्ट वन है आपका मणिपुरी। तो दीज आर 8 क्लासिकल डांस। एक बार दोबारा देख लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम
केरल, कथक, यूपी, सतरिया असम और मणिपुर का। तो ये भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा? भांगड़ा। ये क्लासिकल डांस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है? दोस्तों रिकेट्स जो होता है ये हड्डी की बीमारी होती है और ये विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। दोस्तों विटामिन डी, ये इसका केमिकल नाम क्या है? तो आप याद रखना, विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का केमिकल नाम है। और विटामिन डी ये वसा में घुलने वाला विटामिन है, ये भी आप याद रखना। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी से हमारे बॉडी में कौन से विटामिन का फॉर्मेशन होता है? तो विटामिन डी का होता है। जो दोस्तों मछली का कोड लीवर होता है ना, उसमें विटामिन डी होता है। और जो आपका मछली का तेल है उसके अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन बी की बात करें तो ये बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें 8 विटामिन आते हैं आपके। तो विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम है आपका थियामीन या थायमीन, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन ए की बात करूँ तो इसको कहा जाता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों लोहा लिखा गया है, यदि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो आपके अंदर एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम होगा एनीमिया। एनीमिया जो होता है ये लोहे की कमी के कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, कौन सा विटामिन ऐसा है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो ये मुझे कमेंट में लिख के आप बताएंगे कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। क्या वो विटामिन ई है या डी है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, कौन नहीं जानता इनके नाम को, और प्रसिद्ध बांसुरी वादन है करते हैं ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिप्रसाद चौरसिया। इन्होंने बांसुरी वादन में प्रसिद्धि हासिल की है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इनके बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका सितार वादन। तो भारत में जो सितार के लिए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति वो है आप याद रखिएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। इसके साथ साथ आप याद रखें उमा शंकर मिश्र ये सितार वादन करते हैं। अनुष्का शंकर जो कि पंडित रविशंकर की बेटी है वो भी सितार वादन करती है। तबला की बात करूं तो दोस्तों तबला वादन में आज के टाइम का जो सबसे प्रसिद्ध नाम मुझे लगा वो है आपकी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला वादन करते हैं। और जाकिर हुसैन के साथ साथ जो अल्लाह रखा कुरैशी हैं, जो इनके पिताजी हैं, तो अल्लाह रखा कुरैशी ये भी तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों तबले का आविष्कार क्या था? अमीर खुसरो ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहा गया है? सुधीर धर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सुधीर धर ने जो प्रसिद्धि हासिल की है वो कार्टूनिस्ट के क्षेत्र में की है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सुधीर धर ये कार्टून ड्राइंग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है संगीत। अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में कि एक अवार्ड होता है ग्रेमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका फिल्म निर्माण। अगर भारत में बात करें तो भारत में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है फिल्म निर्माण के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये भारतीय सिनेमा और भारतीय फिल्म निर्माण में ये दिया जाता है, याद रखना इसके बारे में। तो सुधीर धर ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो सही जवाब होगा कार्टून ड्राइंग में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है, इन कथनों को पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर करते हैं। तो क्या कहा गया राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। इसके प्रत्येक एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये आगे देखते हैं ये वाला कथन। नेक्स्ट आपका राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं
वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये कथन सही है। यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीधे निर्वाचित निकाय है। जी ये गलत है, ये तो गलत हो गया आपका। उसके बाद में राज्यसभा को निचले सदन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये भी गलत हो गया आपका। राज्यसभा निचला सदन नहीं है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो इसका सही जवाब बनेगा केवल बी। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं, गलत। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उसमें उनको चुनने में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये सही है। राज्यसभा संविधान के द्वारा सीधे निर्वाचित निकाय है, ये गलत है। और राज्यसभा निचला सदन नहीं है, उच्च सदन है। तो इसका सही जवाब होगा केवल ऑप्शन बी। दोस्तों मैं बात करूं राज्यसभा के बारे में, यदि आपके एग्जाम में आए कि राज्यसभा जो भारत में पहली बार गठित हुई थी, तो भारत में पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहली राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। और इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, इसकी पहली बैठक कब हुई? दोस्तों गठन तो हो गया था 13 अप्रैल 1952 को, लेकिन पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ये आप याद रखना, पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और राज्यसभा का यदि मेंबर बनना है तो दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना जरूरी है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विस जो होती हैं, अखिल भारतीय सेवा, इनका सृजन करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति राज्यसभा के पास है। आर्टिकल 312 में इस बात का उल्लेख है। और भारत में अब तक 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये बन चुकी हैं। कौन कौन सी बन चुकी हैं? एक आईएएस बन चुका है, एक आईपीएस होते हैं और एक आईएफएस होते हैं। तो दीज आर 3 ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया। तो भारत में ये 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस है, तीनों आपको याद रखनी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस है, ये आप याद रखें। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का एक्स चेयरमैन होता है, ये भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, याद रखना इसके बारे में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया? पैरामीशियम डैश डैश के द्वारा प्रजनन करता है। दोस्तों हमें बताना है कि पैरामीशियम में जो मतलब रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों पैरामीशियम हो या अमीबा हो, इनमें जो प्रजनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका द्विखंडन, ऑप्शन डी, द्विखंडन के द्वारा पैरामीशियम प्रजनन करता है। ठीक है दोस्तों मैं बात करूं पैरामीशियम के बारे में, तो जो पैरामीशियम है इसका आकार चप्पल के समान होता है। किसके समान होता है? चप्पल के समान पैरामीशियम का आकार होता है। दोस्तों पैरामीशियम जो है ये कौन से किंगडम में आता है? तो पैरामीशियम आता है प्रोटिस्टा में। ये अगर आपके एग्जाम में आए कि पैरामीशियम कौन से किंगडम का जीव है, तो ये प्रोटिस्टा जगत में आता है। अच्छा इसका फाइलम क्या है? दोस्तों इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, इसका संघ है प्रोटोजोआ, ये भी आप याद रखना, प्रोटोजोआ इसका संघ है, इसका फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम कितनी सेल का जीव होता है? दोस्तों पैरामीशियम 1 सेल का जीव होता है। इसमें एक कोशिका होती है और ये एक कोशिका वाला यूकेरियोटिक जीव होता है, ये भी आप याद रखना। एक कोशिका 1 सेल है और ये कैसा होता है? यूकेरियोटिक होता है, यूकेरियोटिक मतलब इनमें केंद्रक पाया जाता है, ये आप याद रखना पैरामीशियम। और हमेशा गंदे पानी में मिलता है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों रेगुर मिट्टी जो है इसका अन्य नाम है काली मिट्टी, ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। और दोस्तों भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार है? दक्कन के पठार में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ज्वालामुखी का लावा के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो होता है काली मिट्टी। और दोस्तों काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है चेरनोजम। अगर आपके एग्जाम में आए कि किस मिट्टी को चेरनोजम भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को चेरनोजम भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मिट्टी। अगर आपसे पूछा है कि मिट्टी का अध्ययन क्या है, तो पीडोलॉजी,
मिट्टी का अध्ययन क्या होता है? पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। और विश्व मृदा दिवस कब होता है? दोस्तों हर साल 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 10, कॉफी की अरेबिका किस्म निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती? दोस्तों कॉफी की जो अरेबिका किस्म है, मैं बात करूं तो ये केरल में होती है, कर्नाटक में होती है, तमिलनाडु में होती है, लेकिन उड़ीसा, इसका सही जवाब है उड़ीसा में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म नहीं उगाई जाती। ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी मेनली दक्षिण भारत में होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, केरल में और तमिलनाडु में। दोस्तों मैं बात करता हूँ कॉफ़ी के बारे में, तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सी होती है? अरेबिका होती है। इतना तो आपको क्लियर हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य कॉफ़ी के मामले में अग्रणी है, तो पहले नंबर पर आता है आपका कर्नाटक। लगभग भारत की 70 से 75% कॉफ़ी का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। बाकी 20 से 25% जो बचा आपका वो है आपका केरल, और बची कुछ आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी होती है। ये भी आप याद रखना। तो कॉफ़ी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जो कॉफ़ी है ये कौन से मतलब भाग से प्राप्त होता है, दोस्तों आप याद रखना, कॉफ़ी जो है ये बीज से प्राप्त होती है। कॉफ़ी जो है ये बीज से प्राप्त होती है, याद रखें। और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा मिट्टी जो उपयुक्त होती है वो होती है आपकी सॉरी लेटराइट नहीं, लेटराइट तो दूसरी हो जाएगी। कॉफ़ी के लिए होती है दोमट मिट्टी। अगर आपके एग्जाम में आए कि कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोस्तों कॉफ़ी के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगर यहाँ से पूछे कि कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ है, दोस्तों कॉफ़ी में जो पदार्थ पाया जाता है वो है आपका कैफ़ीन। ये आप याद रखना, कैफ़ीन उत्तेजक पदार्थ है, और इसके पीने से हमारी तंत्रिका तंत्र जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो उत्तेजक हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कॉफ़ी के बारे में बात बताऊं तुम्हें, तो जो कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंगलोर में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखना। और कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1942 में कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखें। क्लियर? अच्छा, दुनिया में वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी कहाँ होती है? दोस्तों दुनिया में वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी की मैं बात करूँ तो ब्राज़ील में कॉफ़ी होती है सबसे ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला ब्राज़ील है, और ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए द कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा गया है? दोस्तों ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी पोर्ट किसका नाम है? दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात जिस बंदरगाह से होता है उसे कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। दोस्तों ये बंदरगाह सेंटोस पोर्ट जो कि ब्राज़ील में है, ये आप याद रखना, सेंटोस पोर्ट ब्राज़ील, और यहाँ से कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा है कि भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी, तो ये कॉफ़ी के लिए तो प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कॉफ़ी के बारे में सारी चीज़ें थी, आप याद रखें। कभी क्वेश्चन आए वैसे आप ऐसी याद रखना कि कॉफ़ी में जब मिलावट होती है तो इसमें किस चीज़ की मिलावट की जाती है? दोस्तों कॉफ़ी के पाउडर में इमली का पाउडर मिलाने से इसमें मिलावट होती है, क्योंकि इमली का पाउडर कॉफ़ी में कुछ कुछ समानता रहती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया आपका तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार है। भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और वो क्षेत्र कौन सा है? नवेली। तमिलनाडु के नवेली में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। और यहाँ पे लिखा गया आपका केरल। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा रबर और भारत में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट सैंड किस राज्य में होती है? तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर होती है और सबसे ज़्यादा मोनाजाइट सैंड भी पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है उड़ीसा में, और सबसे ज़्यादा मैग्नीज भी निकाला जाता है उड़ीसा से। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में खान है आपकी कोलार की खान, और कोलार की खान ये गोल्ड के लिए फेमस है। कोलार की खान गोल्ड के लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा अधिकार है जो उपभोक्ता संरक्षण की बात नहीं करता? समानता का अधिकार? दोस्तों यही नहीं है।
समानता का अधिकार नहीं है, जबकि निवारण पाने का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार है, सूचित किए जाने का अधिकार और चुनने का अधिकार, जबकि समानता का अधिकार ये एक संवैधानिक अधिकार में आता है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये आता है, तो ये आप याद रखें। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था। दोस्तों भारत में उपभोक्ता, इसको बोलते हैं कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, कोपरा एक्ट, ये 1986 में लागू हुआ था। किस तिथि को? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और इसीलिए 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। सॉरी, विश्व नहीं, नेशनल। विश्व वाला तो मार्च में होता है, तो नेशनल मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब होता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ये भी आप याद रखिएगा, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। शायद मैंने एक वीडियो में आपको 24 दिसंबर वाला जो प्रश्न बताया था वो आपको 20 वाला बता दिया है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है 24 दिसंबर को, 20 वाला होता है 15 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? दोस्तों प्रशांत महासागर में कौन सा टर्मिनल नहीं है? मैं बात करूं योकोहामा जापान, तो ये प्रशांत महासागर में है। रियो डी जेनेरियो, दोस्तों यही इसका सही जवाब है। रियो डी जेनेरियो ये अटलांटिक महासागर में आता है। कौन से में? अटलांटिक महासागर में आता है रियो डी जेनेरियो, अटलांटिक महासागर, यह आपका जवाब होगा। तो यही आपका क्या है? सही जवाब है आपका रियो डी जेनेरियो। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। बाकी संघाई, सिडनी, ये सब प्रशांत महासागर में आते हैं। दोस्तों प्रशांत महासागर की आपसे एक बात याद रखना, रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर जो कि एक ज्वालामुखी की पट्टी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की एक सीरीज है जहाँ पे दुनिया के मोस्ट एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं और वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा या डीपेस्ट पॉइंट भी है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये दुनिया का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 13। नेक्स्ट प्रश्न, रानी की वाव या क्वींस स्टेप बेल ये किस नदी के तट पर है? दोस्तों मैं बात करूं रानी की वाव की, तो रानी की वाव ये गुजरात में है, पाटन ज़िले में। कौन से ज़िले में? गुजरात के पाटन ज़िले में, पाटन ज़िला गुजरात। और ये कौन सी नदी के किनारे है? दोस्तों रानी की वाव जिस नदी के किनारे है तो वो है आपकी सरस्वती नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी के तट पर है रानी की वाव। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो रानी की वाव है ये 2014 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल की जा चुकी है। और ये जो रानी की वाव थी ये किसने बनवाई थी? दोस्तों रानी की वाव का निर्माण सोलंकी वंश के एक राजा थे भीमदेव, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की पत्नी थी उदयमती, उदयमती के द्वारा ही बनवाई गई थी। भीमदेव की पत्नी उदयमती के द्वारा रानी की वाव बनवाई गई थी और ये गुजरात के पाटन ज़िले में है। अच्छा दोस्तों चलो आपके लिए क्वेश्चन है, कौन से नोट पर रानी की वाव को दर्शाया गया है? भारत में जो मुद्रा चलती है वो कितने रुपए का नोट है जिसपे रानी की वाव को दर्शाया गया है? ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका कावेरी नदी, ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। शिवा समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? दोस्तों शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है जो कर्नाटक में है, ये भी आप याद रखें। और कावेरी नदी पर एक बांध भी आप याद रखना, मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका झेलम नदी। दोस्तों झेलम नदी निकलती है बैरीनाग शेषनाग झील से, बैरीनाग व शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और झेलम नदी जो है ये बूलर झील को पानी देती है। बूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो इसको पानी मिलता है झेलम नदी से। और श्रीनगर, श्रीनगर कौन सी नदी पर है? श्रीनगर है झेलम नदी पर, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया महानदी, महानदी इस पर हीराकुंड डैम बनाया गया है जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंदेल राजवंश के राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कौन सा ऐसा राजा था जो चंदेल वंश का राजा है और इसने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था?
दोस्तों चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने जो ग्रुप ऑफ टेम्पल बनवाए वो थे खजुराहो के टेम्पल, और खजुराहो के मंदिर में ही कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था धंगदेव ने। ऑप्शन डी, धंगदेव के द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी सीरीज में आता है? ये आता है आपका खजुराहो के सीरीज में। खजुराहो के जो स्मारक हैं उसी में स्थित है कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो के स्मारक ये मध्य प्रदेश में आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपतित किरण, क्वेश्चन संख्या 15 है ये। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी एक तल में क्या होते हैं? सभी एक तल में क्या होंगे? तो दोस्तों एक तल में तो उपस्थित होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा समान तल में होते हैं। ऑप्शन बी। आपने इस तरह का डायरेक्शन एक वो देखा होगा, ये लंब है और ये कोई तल है, एक किरण आती है और यहाँ से टकरा कर ये उसी माध्यम में वापस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो बिंदु हैं वो कौन से तल में होते हैं? ये एक तल में ही होते हैं। ये आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये आपका अभिलंब है, और ये आपका मध्य बिंदु है जहाँ से ये चीज़ें टकरा के वापसी होती हैं। तो ये समान एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 16। दोस्तों सर्प नौका दौड़ या स्नैक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की अनूठी विशेषता है? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सर्प नौका दौड़ है इसका एक नाम और भी है, और इसे कहा जाता है बल्लम कल्ली। बल्लम कल्ली, आई होप कि जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो आप जानते होंगे कि बल्लम कल्ली कहाँ होती है। दोस्तों बल्लम कल्ली केरल में होती है ओणम के अवसर पर। जब ओणम त्यौहार होता है तो इसमें नई फसल की जो कटाई होती है उसके स्वागत करने के लिए ये त्यौहार होता है। ओणम कृषि त्यौहार है केरल का, 10 दिन तक चलता है, चिंगम महीने में होता है मलयालम कैलेंडर के। तो उस पर बल्लम कल्ली का आयोजन होता है, और बल्लम कल्ली एक प्रकार की नौका दौड़ है। कौन से त्यौहार पर? तो ओणम पे, और ओणम कहाँ होता है? केरल में। दोस्तों जो बल्लम कल्ली है कौन सी झील में होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बेम्बानाथ झील में बल्लम कल्ली आयोजित की जाती है। बेम्बानाथ झील ये भारत की सबसे लंबी झील है, लगभग 100 किलोमीटर लंबी मानते हैं इसको हम। तो बल्लम कल्ली झील में ही, मतलब बल्लम कल्ली नौका दौड़ बेम्बानाथ झील में होती है। किस राज्य में? केरल में। बाकी यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में बिहू, तो बिहू आप जानते हैं असम का है। कलिंग महोत्सव ये आपका उड़ीसा का है। और दशहरा पूरे भारत में होता है। तो इसको आप याद रखना, सर्प नौका दौड़ ये आपकी ओणम के अवसर पे होती है। आपने बागी मूवी देखी होगी, उसमें इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या निरूपित करती है? दोस्तों विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों पराश्रव्य या ध्वनि जो होती है आपकी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो सही जवाब होगा आपका 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ये आप याद रखना। देख सकते हैं ये आपका इंफ्रासाउंड मतलब अपश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम जो होंगी वो अपश्रव्य होती हैं। ये होती है आपकी ऑडिबल रेंज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल होता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर एबव ऑफ 20,000 हर्ट्ज वो है आपका अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड तरंगें ये जो चमगादड़ होती हैं छोड़ती हैं, ये आप याद रखिएगा। तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति याद रखना 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बात करूं मैं सुदीरमन कप की, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी, बैडमिंटन से संबंधित है सुदीरमन कप। और बैडमिंटन के लिए एक कप और आप याद रखना, थॉमस कप। दोस्तों ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, और एक है आपका उबेर कप, ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप महिला बैडमिंटन और थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, दोनों आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया की राजधानी में है ये। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय है कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया की राजधानी है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है बेसबॉल। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप याद रखना। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल, ये भी आप याद रखें। बास्केटबॉल की बात करूं तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल का जनक कौन था? दोस्तों बास्केटबॉल का जनक है जेम्स नाइस्मिथ।
जेम्स नाइस्मिथ, इसे बास्केटबॉल का जनक माना जाता है। जेम्स नाइस्मिथ, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका ऑप्शन में वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6 और श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल होता है। ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुधीर रमन कब बैडमिंटन संबंधित है और भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु भारत के इतिहास में एकमात्र महिला है जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते लगातार। दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था इसकी घोषणा की गई 20 जुलाई को 1905 में, और फाइनली 7 अगस्त को बंगाल विभाजन जो था ये क्या कर दिया? लागू कर दिया। मतलब 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो था ये लागू कर दिया गया था। तो ये आप याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1952। दोस्तों बंगाल विभाजन करने का कारण क्या था? दोस्तों सीधी बात यह है कि ये मान लीजिए आप, ये बंगाल है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए करूँ, ये आप पूरा क्षेत्र मान लें कि ये बंगाल है आपका, ये पूरा क्षेत्र बंगाल मान लिया। अब बंगाल में पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, इस पूर्वी हिस्से में रहता है आपका मुस्लिम, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, और पश्चिमी हिस्से में रहते हैं हिंदू लोग। अब अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जो उनकी नीति थी फूट डालो राज करो, मतलब बंगाल में पनप रही राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, ताकि ये जो पश्चिमी भाग में रहने वाले हिंदू हैं ये मुस्लिमों को खिलाफ हों और ये लोग आपस में लड़ते रहे और हम उनके ऊपर राज करते रहे। तो बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य था अंग्रेजों ने जो बंगाल में पनप रही राष्ट्रवाद की भावना थी उसको खत्म करना। ये भी आप याद रखना। बंगाल विभाजन जब हुआ तो इसके विरोध में भारतीयों ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? दोस्तों जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारत में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन का एक जवाब था अंग्रेजों के लिए। स्वदेशी मूवमेंट और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी का है कि अंग्रेजों से बनी हुई जो चीज़ें थी वो हम नहीं खरीदेंगे और भारत में बनी हुई चीज़ें ही हम प्रयोग करेंगे। तो ये आप सारी चीज़ें आप याद रखें। किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों कर्जन की एक किताब भी आप याद रखना, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये बंगाल विभाजन पर ही लिखी गई है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व की समस्याएं। इसने कारण बताया इस बुक में कि मैंने बंगाल विभाजन क्यों किया, क्या कारण थे। तो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये था आज का 20 प्रश्न का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये आभास रहे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इस चैनल पर। आप बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर। जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।